अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल वो कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो, जैसा कि हमारे पास एटम है, एलिमेंट्स है, सब्सटेंस है, ईटीसी। इन बीच एटम, एलिमेंट और सब्सटेंस इनमें भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। और दूसरा वर्ड है हमारे पास कॉम्बिनेशन, जिसका मतलब है टू कंबाइन, आपस में मिल जाना। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो उसे हम कहते हैं केमिकल। और टू कंबाइन मीन्स कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? टू कंबाइन। केमिकल कॉम्बिनेशन हम किसे कहते हैं? व्हेन वन और मोर देन वन element combined with one another by the help of chemical reaction that is termed as chemical combination। ये इसकी क्या है? ये इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन क्या है? जब एक या उससे ज़ायद एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाए बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की मदद से वो आपस में कंबाइन हो जाए, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन आपस में जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करती हैं तो NaCl मीन्स साल्ट बनता है हमारे पास। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है, हम इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जब भी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाए तो बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जब उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन होगा तो वो केमिकल कॉम्बिनेशन से एक और प्रोडक्ट बनाएंगी। इन दो चीज़ों जिसमें रिएक्शन हो रहा है, जो केमिकल रिएक्शन जिसमें ये दो एलिमेंट्स हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो हमारे पास जो प्रोडक्ट मिली है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। आई होप आपको केमिकल और कॉम्बिनेशन का मतलब और इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हमारा दूसरा टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। जैसा कि हम जो भी केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं वो फुली मैटर पर डिपेंडेंट होता है। मैटर की हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और उसकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मैटर्स में तब्दीलात आ जाती है, तो उस तब्दीलात को मालूम करने के लिए कुछ लाज होते हैं जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? ऑल केमिकल reactions takes place according to certain laws that is termed as laws of chemical combination। जो भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं वो उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उनके लिए कुछ लॉज रिक्वायर्ड होते हैं, जिन लॉज को हम बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस।
इनके लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कौन से हैं? देयर आर 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो कौन से हैं? हमारे पास फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, नंबर 2 है हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, नंबर 3 है हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, नंबर 4 है हमारे पास लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो ये है हमारे पास 4 लॉज है हमारे पास लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। पहले हमने लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा। अब हमारा है फर्स्ट लॉ है जो केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दिस लॉ was given by Lavoisier in 1785। ये जो लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेवॉइजर, उसने दिया था 1785 में। इसकी इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इस लॉ की स्टेटमेंट है एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन the mass neither be created nor be destroyed, although it changes from one form to another form। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास की स्टेटमेंट क्या है? एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, द मास नाइदर बी क्रिएटेड, मास बनता नहीं है, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही वो ख़त्म होता है, अल्दो बल्कि इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम एक कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। हाइड्रोजन के 2 एटम प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम, हमारे पास प्रोडक्ट क्या हुई? H2O, वाटर। ठीक है, हम अब पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है, पर यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 एटम है। ये दोनों एक कंबाइन है, केमिकल कॉम्बिनेशन इन्होंने फॉर्म किया है, उस वजह से हम पहले यहाँ पर 2 देंगे। अब क्या होगा? क्या हो गया है? 4 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। यहाँ पर 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, पर यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 एटम है, तो यहाँ पर हम 2 दे देंगे। अब ये हमने इक्वेशन लिख ली। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि आया कि ये बिल्कुल सही लॉ के तहत है या नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि
कि log स्टेटमेंट पहले क्या करती है। log स्टेटमेंट कहती है एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, द मास नाइदर बी क्रिएटेड, हम देखते हैं कि मास क्रिएट होता है या नहीं होता। यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4 एटम है हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पर भी 2 है। ये एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन है, ये आफ्टर, ये बिफोर है, ये आफ्टर है, ये बिफोर केमिकल रिएक्शन, ये आफ्टर केमिकल रिएक्शन। जो प्रोडक्ट हमें मिली है, जब दो रिएक्टेंट थे उनमें केमिकल कॉम्बिनेशन और केमिकल रिएक्शन का अमल हुआ, उसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिली है हम अब उसकी देखते हैं कि उसमें मास बनता है या नहीं बनता। मास नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये स्टेटमेंट है हमारे लॉ की। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 4 एटम्स है और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स है। यहाँ पर इसका बाय मास प्रोपोर्शन कितना आएगा, 2:1। यहाँ पर भी 2:1। नहीं, यहाँ पर हम देखते हैं अब यहाँ पर मास बना है या नहीं बना। द स्टेटमेंट में क्या बोलती है, द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट अल्दो इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बल्कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होती है। पहले ये क्या था, हाइड्रोजन का एटम सेपरेटली था और ऑक्सीजन का भी एटम सेपरेटली था। इन दोनों का हमने इन दोनों को देखा, इनका जो वेट लिया है और इनके एटम्स लिए, वो हमको रेशो मिला उनका 2:1, ठीक है। उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिली, ये पहले एक फॉर्म में थे, अब ये चेंज हो गए दूसरे फॉर्म में, जो है अब वाटर। पहले ये थे सेपरेटली हाइड्रोजन का आइटम थे और दूसरा था ऑक्सीजन का आइटम। अब हमें वाटर की प्रोडक्ट मिल गई है। अब हमने भी यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी 2:1 है, 2:1, और यहाँ पर भी 2:1 है। इससे जाहिर होता है ना ही यहाँ पर मास बना है, नहीं, नाइदर बी मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, नहीं प्रोडक्ट में कोई मास बना है, ना ही प्रोडक्ट में कोई मास डिस्ट्रॉयड हुआ है। आई होप आपको लॉ की इंट्रोडक्शन और उसका स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो पढ़ लिया, उसकी इंट्रोडक्शन, उसकी स्टेटमेंट और उसका एग्जाम्पल। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेंडॉल्फ, जिसने, जो एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, उसने अपना उसने 15 डिफरेंट एग्जाम्पल किए, 15 उसने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई इस लॉ को। 15 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स performed for the verification of this law। ये लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये जो साइंटिस्ट है लेंडॉल्फ, ये केमिस्ट था जिसने 15 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। सिर्फ एक ही वजह थी उसकी, वो क्या थी, फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सिर्फ इसने चाहा कि इस लॉ को हमें कैसे साबित कर लूँ कि ये लॉ बिल्कुल ठीक है। इसकी जो स्टेटमेंट जैसे कि बोलती है, एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन, जब केमिकल रिएक्शन होता है, द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अल्दो इट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इसमें जो मास है वो ना ही बनता है और ना ही ख़त्म होता है। बट क्या बात है, जो प्रोडक्ट हमें मिलती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसने इसको प्रूव करने के लिए 15 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे। उनमें से मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दूंगा। उसने क्या किया था, एक H लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर थी,
सॉरी, एक H लाइक ट्यूब H लाइक स्ट्रक्चर थी, ट्यूब थी एक H लाइक स्ट्रक्चर। उसने क्या किया, एक में H लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब थी, उसने एक साइड ऑफ H ट्यूब के इसने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्यूअस स्टेट में डाला, और दूसरे में इसने क्या डाला, इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, वो भी एक्यूअस स्टेट में डाला। इसने पहले क्या किया, इसने जब दोनों H ट्यूब के दोनों साइड्स में जब इसने केमिकल्स फिलअप कर दिए, एक कौन सा केमिकल था, सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों को जब इसने फिलअप कर दिया, उसके बाद इसने इन दोनों के वेट किया। फॉर सपोज इन दोनों केमिकल्स का वेट आया था 10 ग्राम। फॉर सपोज, हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, हम अपनी वैल्यू इसको समझने के लिए, क्योंकि हमको लॉ को वेरीफाई करना है, तो हम इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम फॉर सपोज 10 ग्राम रखते हैं, जो इन दोनों केमिकल्स का वज़न आया था, वेट आया था। आफ्टर जब इसने इसको बैलेंस कर दिया था, तो इसने क्या किया, तो इसने उसके बाद ये जो H ट्यूब था, H लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब था, इसको इसने शेक किया। आफ्टर शेक जो इसको प्रोडक्ट मिली H ट्यूब में, एक मिली थी वाइट PPT और दूसरी मिली थी HNO3 सिल्वर और हाइड्रो नाइट्रिक एसिड। वाइट PPT का फार्मूला क्या था, AgCl सिल्वर क्लोराइड। मैं अब यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ, AgNO3 silver nitrate perform a chemical reaction with hydrochloric acid, both are in aqueous state, दोनों aqueous state में थे। तो जो इनकी प्रोडक्ट आई वो थी एक AgCl, जिसको हम बोलते हैं वाइट PPT। ये होते हैं सॉलिड स्टेट में, और इसके साथ साथ जो दूसरी हमें प्रोडक्ट मिली वो मिली HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो थी एक्यूअस स्टेट में। ठीक है, आई होप आपको ये भी एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। ये किस साइंटिस्ट ने दिया था, ये दिया था लैंडोल्फ ने, जिसने 15 मुख्तलिफ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे। उसका एक ही सबब था, वो चाहता था कि मैं वेरीफाई करूं इस लॉ को, जो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसने जब इसने ये केमिकल पुट किया था H लाइक स्ट्रक्चर ट्यूब में, तो इसने दोनों केमिकल कौन से डाले थे, एक था AgNO3 और दूसरा था HCl। जब इसने पुट किया था तो इसका वज़न था 10 ग्राम। फॉर सपोज, हमको ये वैल्यू पता नहीं है पर हम अपनी देते हैं। फॉर सपोज इसने जब लिया था, फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसने फुलअप किया था, तो इसने इसने बैलेंस किया था कि इनमें कितना वज़न है। तो फॉर सपोज हम बोलते हैं इसमें 10 ग्राम है। आफ्टर द केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास फिर आई सिल्वर क्लोराइड, और दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट आया नाइट्रिक एसिड। तो इनकी आफ्टर द केमिकल रिएक्शन, क्या हमें स्टेटमेंट भी ये बोलती है, एट द टाइम ऑफ केमिकल रिएक्शन द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसने इस स्टेटमेंट के लिहाज से अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जो इसको जब इसने केमिकल परफॉर्म करने से पहले इसने केमिकल्स का वेट किया था, तो इसका वेट आया था 10 ग्राम। अब जो इसका केमिकल रिएक्शन भी एंड में हो गया है, तो इसके पास दो प्रोडक्ट आई है, एक आई है नाइट्रिक एसिड और दूसरी आई है वाइट PPT, जिसका इसने फिर से वेट किया। क्यों वेट किया?
फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ दिस लॉ, जो ये लॉ बोलता है मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट अल्दो इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इस लॉ में, इस लॉ की जो स्टेटमेंट थी उसके लिहाज से इसने कहा मैं देखूं कि ये बिल्कुल सही बात है या नहीं है। तो जब इसने सिल्वर क्लोराइड और नाइट्रिक एसिड का भी वेट किया तो भी इसको 10 ग्राम ही आया। इससे जाहिर होता है द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट अल्दो इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, ये हमने लॉ अब क्लियर कर लिया। आई होप आप सबको ये लॉ समझ में आ गया होगा विथ एग्जांपल। पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था केमिकल कॉम्बिनेशन। वो क्या था, जब कोई भी एक एलिमेंट, एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन हो जाए विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तो हम उस चीज़ को बोलते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन। मैंने उसमें आपको एग्जांपल भी दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। वो उसकी डेफिनेशन क्या थी, ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू सर्टेन लॉज। जो भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं वो कुछ मखसूस लॉज के तहत होते हैं। वो लॉ कौन से हैं, वो मैंने आपको मेंशन किए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। नंबर तीसरा लॉ था हमारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नंबर 4 पर था हमारा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अभी स्टडी किया, जिसमें हमने उसकी स्टेटमेंट क्या थी, द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अल्दो इट चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। वो मास कभी भी ख़त्म नहीं होता ना ही बनता है, पर बल्कि वो एक जगह से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तब्दील होता है। मैंने आपको उसमें एक कॉमन एग्जांपल दिया था वाटर का, और उसके साथ साथ एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम था लेंडॉल्फ। मैंने आपको उसका भी एक्सपेरिमेंट मैंने वो भी एक्सपेरिमेंट आपको समझाया, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। किस वजह से मैंने एक्सप्लेन किया, सिर्फ और सिर्फ उस लॉ को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वेरीफाई करने के लिए। अब हमारा आता है दूसरा लॉ। दूसरा लॉ कौन सा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। इस लॉ के दो नाम है, एक है कांस्टेंट और दूसरा है डेफिनाइट। ये मैं नाम के मुतालिक, कांस्टेंट नाम इसका क्यों है, मैं आपको इस लॉ की एंड में बताऊंगा, जब इस लॉ को मैं इख्तिताम पजीर करूंगा। तो ठीक है, अब हम इस लॉ को भी स्टार्ट कर लेते हैं। ये लॉ दिया गया था, दिस लॉ was given by Louis Proust in 1799। ये जो लॉ है वो लुइस प्रॉस्ट ने दिया था 1799 में। इस लॉ की अब हम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैं। स्टेटमेंट, इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड are obtained by the source of different by the different sources, by the different sources, by the different sources always contain same elements combined together
same elements with combined together mass by mass. Same mass by mass by. इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? जब different samples of the same compounds are obtained by the different sources. जो भी अब अगर एक कंपाउंड है, इस स्टेटमेंट को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सही तरीके से. डिफरेंट सैंपल्स ऑफ सेम कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड बाय द डिफरेंट सोर्सेज. कोई कंपाउंड है, उसके हम डिफरेंट मुख्तलिफ सैंपल्स लेते हैं, पर उसके सोर्सेज सारे अलग है, वो सारे डिफरेंट है. उसके जो सोर्सेज है वो सारे डिफरेंट है. जो वो सोर्स होगा, जो भी वो कंपाउंड होगा, उसमें ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स. वो हमेशा सेम एलिमेंट्स में ही होगा जो वो कंपाउंड होगा. जो उस कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे, और उसके साथ वो जब कंबाइन होगा, जब उनके जो रेशो होगा वो बाय मास भी सेम ही होगा. वो कैसे, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ. फॉर एग्जांपल हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल हम क्या लेते हैं? एग्जांपल ऑफ वाटर. ठीक है. एग्जांपल ऑफ वाटर मैं कैसे लेता हूँ? मैंने 3 डिफरेंट सोर्सेज बनाए हैं. कौन से डिफरेंट सोर्स है? एट हाउस, ये क्या होगा? हाउस. और ये क्या हो गया? ये हो गया सी. और ये क्या हो गया? पॉन्ड. ये हमें स्टेटमेंट क्या बोलती है? डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड आर ऑब्टेन्ड बाय द डिफरेंट सोर्सेज. मैंने वाटर का डिफरेंट जगह से, डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट सैंपल्स मैंने लिए. मैंने एक सैंपल लिया हाउस से, घर से मैंने एक लिया सैंपल, दूसरा मैंने सैंपल लिया उसका ओशियन से, और तीसरा मैंने सैंपल लिया पॉन्ड से. अब यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट क्या बोलती है? ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स. मीन्स उसके जो फार्मूला होगा वो सेम होगा, जो कंपाउंड का रियल फार्मूला है. अब वाटर का क्या फार्मूला है? उसका H2O फार्मूला है. यहाँ पर जो मैंने हाउस वाटर लिया उसमें भी फार्मूला H2O है, और जो मैंने सी से वाटर लिया उसका भी फार्मूला H2O है, और जो मैंने पॉन्ड से वाटर लिया उसका भी फार्मूला H2O है. अब हमको क्या चीज़ देखनी है? एलिमेंट विथ कंबाइंड टुगेदर, और उसके साथ जो मास बाय मास होता है, वो कंबाइंड जो मास बाय मास होता है वो भी सेम होना चाहिए. अब आइए हम इसको प्रूव करते हैं. इसमें क्या है? हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो एटॉमिक मास है वो कितना है? 2. वो कितना है? 2. यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2. ऑक्सीजन का कितना है एटॉमिक मास? 16. और यहाँ पे एटम कितने हैं ऑक्सीजन के? 1. 4:16. सही है. अब आइए यहाँ पे हम पहले फुल रेशो सेम सिमेट्रिकल वे में हम इसको निकालते हैं. यहाँ पर भी 2 रेशो 2 × 2 रेशो 16 × 1. यहाँ पर भी सेम वे दे 4:16 ही होगा. यहाँ पर भी ऐसे 2 × 2 रेशो 16 × 1 4:16. यहाँ तक आपको, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी. अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे. तीनों को, जो भी 3 डिफरेंट सोर्सेज हैं, हम तीनों के फार्मूला को, जो कंपाउंड है उसको अभी सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए? मास बाय मास चाहिए हमें. उसको ऑब्टेन करने के लिए हम इनको और भी सिंप्लीफाई करेंगे. यहाँ पे इसका क्या है? 2:8. यहाँ पर भी 2:8. यहाँ पर भी 2:8. तीनों के सोर्सेज एक ही है. सही है. और तीनों के सोर्सेज डिफरेंट है. इसमें हाउस सोर्स है, सो इस फर्स्ट वाले पोर्शन के जो सोर्स है वो हाउस है, दूसरे का जो सोर्स है वो सी है, तीसरे का जो सोर्स है वो पॉन्ड है. अब भी ये और भी सिंप्लीफाई हो रहा है, तो हम इसको और भी करेंगे.
यहाँ पर क्या है 1 होगा, 2 का टेबल यहाँ पे 1 मरतबा लगेगा, यहाँ पर लगेगा 4 टाइम, यहाँ पर भी 1 मरतबा, यहाँ पे लगेगा 4 टाइम, यहाँ पर भी 1 मरतबा और यहाँ पे लगेगा 4 टाइम। तो हम यहाँ पे क्या नोट करेंगे, ये मास बाय मास। देखें जो हमने डिफरेंट सोर्सेस से जो हमने वाटर कलेक्ट किया है, ऑब्टेन किया है डिफरेंट सोर्सेस से, 3 हमने डिफरेंट सोर्सेज लिए हैं, उनमें से तीनों में से हमने डिफरेंट सोर्सेज में से वाटर ऑब्टेन किया है, उन सारों में फार्मूला तो सेम है, उसमें एलिमेंट भी तीनों सोर्सेज में सेम है, और जो उनमें मास बाय मास जो पार्टिकल्स है वो भी तीनों में सेम है। यही बात है, यही स्टेटमेंट में बात है, डिफरेंट सैंपल्स ऑफ द सेम कंपाउंड आर ऑब्टेन बाय द डिफरेंट सोर्सेज। डिफरेंट सैंपल मैंने लिए, ये मैंने डिफरेंट सैंपल लिए, एक ही सेम कंपाउंड है, और मैंने जो ऑब्टेन किया है वो भी डिफरेंट सोर्स है, ये डिफरेंट सोर्स है, और उसमें क्या है ऑलवेज कंटेंट सेम एलिमेंट, इसमें भी H2O है, इसमें भी H2O है, इसमें भी H2O है, तीनों का फार्मूला भी एक है, तीनों में एलिमेंट भी एक ही है, एक ही जैसे है, और क्या है विथ कंबाइंड टुगेदर सेम मास बाय मास, जो उनका मास बाय मास जो पार्टिकल्स हो गए वो भी तीनों के सेम होने चाहिए, वो भी तीनों के सेम है। यहाँ पर भी 1:4 है, यहाँ पर भी 1:4 है, और यहाँ पर भी 1:4 है। आई होप आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनाइट कंपोजिशन समझ में आ गया। मैंने आपको जब मैंने इस लॉ को शुरू किया था, आगाज़ किया था इस लॉ का, मैंने आपको एक बात बोली थी कि हम इस लॉ को लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बोलते क्यों है। यही वजह है कि जितने भी एक ही कंपाउंड है, सेम कंपाउंड है, उसके डिफरेंट सोर्सेज है, डिफरेंट सोर्सेज से हमने उसको ऑब्टेन किया, डिफरेंट सैंपल है इसके, तो जो भी सैंपल्स हैं वो सेम कंपाउंड के हैं, तो उनका जो मास बाय मास जो प्रोडक्ट पार्टिकल्स है वो भी सेम है, उनका एलिमेंट भी, उनमें एलिमेंट भी सेम है, उनका फार्मूला भी सेम है, तो वो ये सारी जो चीज़ें हैं, फार्मूला है, मास बाय मास पार्टिकल्स है, और उनका जो एलिमेंट्स है वो सारे एक ही है, कांस्टेंट है, तो इसी वजह से हम इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, जो उसका दूसरा नाम है। आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा कौन सा है, ये एक साइंटिस्ट था, जर्मन का एक साइंटिस्ट था, जर्मन केमिस्ट था, जिसका नाम था जे बर्जीलस। इसने अपना एक एग्जाम्पल दिया लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन के मुतालिक। उस एग्जाम्पल में उस एग्जाम्पल में क्या कहा, उसने एक लिया 10 ग्राम का लीड, इसने एक लिया 10 ग्राम लीड लिया, और इसने 1.56 ग्राम सल्फर पाउडर लिया, ये लिया सल्फर, ये लिया लीड। जब इन दोनों के दरमियान जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ तो जो प्रोडक्ट मिली वो थी लीड सल्फाइड, जो मिली 11.56 ग्राम्स। नाम क्या था उसका, लीड सल्फाइड। उसने ये एक मर्तबा किया, उसने बोला जो मुझे प्रोडक्ट मिली है लीड सल्फाइड, उसका जो टोटल मास है वो है 11.56 ग्राम्स। अब इसने दूसरी मर्तबा इसने क्या किया, इसने जो लीड ली थी, यहाँ पे इसने जो लीड लिया था वो लिया था 10 ग्राम, अब इसने लीड लिया था, टोटल इसने लीड लिया था 18 ग्राम। इसने 18 ग्राम क्या लिया, लीड। और सेम वे दे उसका केमिकल रिएक्शन उसने परफॉर्म करवाया, किसके साथ, सल्फर पाउडर के साथ। वो उसने सेम ही लिया 1.56 ग्राम, क्या था वो, सल्फर। जब इसने केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाया इन दोनों के बीच में, तो क्या हुआ कि सल्फर लीड सल्फाइड जो था एक वो इसको ऑब्टेन हुआ,
वो कितना हुआ ऑप्टेन इसको 11.56 ग्राम हुआ। क्या हुआ उसको, लीड सल्फाइड। और जो दूसरी प्रोडक्ट इसको ऑब्टेन हुई वो थी लीड, जो इसको 8 ग्राम ऑब्टेन हुआ। कितना ग्राम, 8 ग्राम। इसने इसको दूसरी मर्तबा इसको करने का क्या वजह थी, इसने सिर्फ इसी वजह से किया, जो इसकी जो प्रोडक्ट थी लीड सल्फाइड, उसको जो उसने दूसरी पहली मर्तबा भी उसने जब किया तो उसने लिया था 10 ग्राम लीड के और 1.56 ग्राम लिया था इसने सल्फर के। तो उसकी जो लीड सल्फाइड जो टोटल इसकी प्रोडक्ट है लीड सल्फाइड वो थी 11.56 ग्राम के। और लीड सल्फाइड का जो टोटल प्रोडक्ट होता है उसकी मास भी यही होता है, ग्राम भी यही होता है 11.56 ग्राम। उसने इसलिए इसको दूसरी मर्तबा किया। तब उसने क्या किया, ये 18 ग्राम इसने ले ली लीड। इसने जो अमाउंट ऑफ लीड दी वो इसने इंक्रीज कर दी। जब इन दोनों लीड और सल्फर के बीच में जो केमिकल रिएक्शन हुआ तो जो प्रोडक्ट मिली तब भी उसको सेम प्रोडक्ट मिली लीड सल्फाइड, बट उसका जो ग्राम था वो भी सेम ही था। इसने सोचा कि अब मैं लीड की जो तादाद है मैं उसको बढ़ा रहा हूँ तो मेरे प्रोडक्ट है जो लीड सल्फाइड उसका जो ग्राम है वो भी इंक्रीज हुआ। बल्कि ये ऐसा नहीं हुआ, उसका जो 8 ग्राम जो एक्स्ट्रा लीड था वो बिल्कुल और बिल्कुल अलग से प्योर फॉर्म में वो अलग निकल आया और उसकी लीड सल्फाइड अलग निकल आई। इससे जाहिर होता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब ही ये है, ये कांस्टेंट ही वैल्यू शो करता है। आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो तीसरा थर्ड नंबर लॉ है वो कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आई होप ये केमिकल कॉम्बिनेशन का वाला टॉपिक, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वाला टॉपिक, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। उसी वजह से अब हमारा तीसरा टॉपिक है जो है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लॉ दिया किसने था, इसका इंट्रोडक्शन हम करेंगे पहले। दिस लॉ वाज given by डाल्टन। ये लॉ दिया गया था डाल्टन ने ये लॉ दिया था। कब दिया था, इन 1803 1803 ईस्वी में इस डाल्टन नामी साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था। ये डाल्टन वही साइंटिस्ट है जिसने हमको एटम के स्ट्रक्चर के मुतालिक बताया था। अब हम इस लॉ की स्टेटमेंट देखेंगे। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, व्हेन टू एलिमेंट्स, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स combine together to form more than one compound, and the mass of second element is multiple, which combine with fixed mass एलिमेंट। ये इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, व्हेन
2 or more than 2 elements combine together to form more than one compound, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपस में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करें और आपस में मिल जाए तो उनकी जो प्रोडक्ट आए उसमें एक से ज़्यादा कंपाउंड बने। जो मास होता है दूसरे एलिमेंट का वो मल्टीपल किसे कहते हैं हम, जैसे कि 1 का मल्टीपल होगा 2 का मल्टीपल होगा 4 का मल्टीपल होगा 8 का मल्टीपल होगा 16। मीन्स उसमें जितने नंबर, जैसे कि 2 है, 2 में 2 ही प्लस करेंगे, जितना जो नंबर है उसमें उतना ही प्लस करेंगे तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल। विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास, जो कंबाइन होगा फिक्स्ड मास के तो उसका जो मास होगा, जो उसका रेशो होगा, आइदर सेम और इन मल्टीपल रेशो और मल्टीपल रेशो। जब वो कंबाइन होंगे आपस में, जब वो सेकंड जो एलिमेंट है उसके पास मल्टीपल रेशो होगा और जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है उसके पास फिक्स्ड रेशो होगा। जब वो कंबाइन होके तो उन जो कंपाउंड हमें मिलेगा, रिजल्टेंट जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगी, तो उसका जो रेशो होगा या वो सेम ही होगा या वो मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब आइए हम इनका एक एग्जांपल लेते हैं। एक कॉमन ही एग्जांपल है जो है कार्बन, एक है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरा है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी, इसकी इक्वेशन क्या है, C+O2 इज इक्वल टू कार्बन ऑक्साइड। ये है कार्बन डाइऑक्साइड की इक्वेशन और ये है C+O2 इज इक्वल टू CO। इस बैलेंस को इक्वेशन को हम बैलेंस कर देते हैं। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड की इक्वेशन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो कार्बन है उसका जो एटॉमिक नंबर कितना, एटॉमिक मास कितना है 12, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है ऑक्सीजन के और इसका एटॉमिक मास कितना है 16। उसका मतलब क्या हुआ, 2 है तो इसका होगा 32। और यहाँ पे कार्बन का एक एटम है, उसका एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का यहाँ पे भी एक एटम है, उसका एटॉमिक मास हुआ 16। और जो इन दोनों में ये बात हम देखें, पहले तो जो स्टेटमेंट हमें बोल रही है, ये क्या बोलती है हमें, व्हेन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड मोर देन 1 कंपाउंड। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन हो तो वो एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाए। यहाँ पे यही सेम बात है, कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो 2 से 1 से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। एक उन्होंने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा उन्होंने बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे स्टेटमेंट हमें क्या बोलती है, द मास ऑफ सेकंड एलिमेंट इज मल्टीपल। जो मास होता है सेकंड एलिमेंट का वो मल्टीपल होता है, बिल्कुल यहाँ पे 32 है और यहाँ पे 16 है। आगे क्या बोलता है स्टेटमेंट हमें, विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास एलिमेंट। जो कंबाइन होता है फिक्स्ड मास के, जो उस एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है जिसके पास फिक्स्ड मास होता है। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड के पास कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है उसके पास भी 12 है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास जो कार्बन है उसमें भी 12 ही है। और द रेशो आइदर सेम और मल्टीपल, जो इनके बीच में जो रेशो होगा वो सेम होगा या मल्टीपल होगा। हम देखते हैं यहाँ पर जो ऑक्सीजन का रेशो है वो 2 है और यहाँ पर भी जो रेशो है यहाँ पर 1 है। और आइए हम दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जो हम लेते हैं वाटर का। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O, ये हो गया वाटर। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। और दूसरा हमारे पास कौन सा है, H+O2 H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है जो मिलते हैं जब आपस में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। ये भी 2 एलिमेंट्स ही हैं जो जब आपस में मिलते हैं तो 2 मुख्तलिफ कंपाउंड बनाते हैं। एक है वाटर और दूसरा हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। आइए हम दोनों के पहले रेशो निकालते हैं।
H2O H2O2। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे दो एटम है हाइड्रोजन के, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, और यहाँ पर भी 2 एटम है, इसके भी हम लिखेंगे 2। और ऑक्सीजन का यहाँ पर भी यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है वो 16 है, क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 2 है, उनका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 32 होगा। हम जब इन दोनों को करेंगे, अब हमको क्या निकालना है, इसका मास निकालना है, जो मल्टीपल है या सेम है। देखते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 2 है। यहाँ पर भी 1 और 2 है, जो ऑक्सीजन का यहाँ पर रेशो निकल रहा है, एक में 1 है, ऑक्सीजन में जो ऑक्सीजन वाटर में जो ऑक्सीजन का रेशो है वो 1 है, और जो हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो ऑक्सीजन का रेशो है वो 2 है। और ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी यही बात है, ये दोनों जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ये सेम रेशो वाले हैं। ये वो एग्जाम्पल है जिनमें सेम रेशो है। आई होप आपको ये 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे और ये ला भी। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 3 देता हूँ, जिसमें मैं आपको यहाँ पर बात थी, एक होता है सेम रेशो, जो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए थे, और यहाँ पर और दूसरी थी यहाँ पर स्टेटमेंट क्या बोल दी, द रेशो आइदर इन सेम और मल्टीपल रेशो। यहाँ पर मैंने आपको सेम का तो एग्जाम्पल दे दिया है, अब मैं मल्टीपल का एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। सेम वे यहाँ पर भी एक है नाइट्रोजन है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। जब इन दोनों के दरमियान केमिकल रिएक्शन होता है तो एक हमारे पास बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक हमारे पास बनता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, बैलेंस इक्वेशन कर देते हैं, और दूसरी हमारे पास सेम वे थे, और हमारे पास बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O2, सही है। और हमारे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड, यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा, यहाँ पर भी 2 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर तो आएगा, ठीक है। और तीसरी हमारे पास इक्वेशन है, वो कौन सी है, N+O = N2O3, जो है हमारे पास नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। एक है हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरी हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तीसरे हमारे पास नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है। हम अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम इनके हम हर एक के पहले एटॉमिक मास रखेंगे, उसके बाद हम इनके रेशो निकालेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा आसानी से। पहले हमारे पास क्या है, N2O, जिसमें नाइट्रोजन का 14 है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास जो है वो 14 है, सॉरी फार्मूला में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर भी N2O2 ही होगा, क्योंकि यह कांस्टेंट है, इसकी जो वैल्यू हो, जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो कांस्टेंट होता है, और जो दूसरा होता है एलिमेंट वो मल्टीपल रेशो में होता है। यहाँ पर क्या है, N2O, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 है, इस हिसाब से 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 28, और ऑक्सीजन का 16 है। नंबर 2 इक्वेशन, N2O2 सेम वे थे, 28 हुआ नाइट्रोजन का, और ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना होगा, 32। सेम वे थे थर्ड इक्वेशन हम लेते हैं, ये कितनी है, N2O3। सेम वे से नाइट्रोजन यहाँ पे भी 28 ही है, और जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर 48 होगा। 16 × 3 हम करेंगे, वो हमें 48 मिलेगा। अब हम यहाँ पे मास रेशो निकालेंगे, कितने रेशो, अगर यहाँ पे सेम ही रेशो या मल्टीपल रेशो है। यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, जो नंबर 16 है, इसका इससे मुराद क्या है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या है, कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन तो कांस्टेंट ही है, फिक्स है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो 32 है, मीन्स यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 है, जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो 2 है, यहाँ पर उसका मास 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर 3 है, 3 एटम्स है ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन सेम वे से कांस्टेंट ही है, और ऑक्सीजन यहाँ पे मल्टीपल है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे।
ये आप देख सकते हैं पहले नंबर 1 में जो N2O है उसमें ऑक्सीजन की तादाद 1 है। N2O2 में दूसरे नंबर में ऑक्सीजन की तादाद 2 है, और जो N2O3 है जिसमें ऑक्सीजन की तादाद 3 है। तो इससे जाहिर होता है ये मल्टीपल रेशो है। मैंने इससे पहले आपको एक सेम रेशो वाला एग्जांपल दिए थे 2, और मैंने यहाँ पे आपको अब तीसरा जो एग्जांपल दिया है वो मैंने आपको मल्टीपल वाला दिया है। अब हमारा 4th लॉ आएगा। अब हम आते हैं हमारे 4th लॉ पे, जो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इस लॉ की इंट्रोडक्शन हम करते हैं पहले। ये लॉ दिया गया था, एक साइंटिस्ट था, केमिस्ट था, जिसका नाम था रिचर्ड। दिस लॉ वाज गिवन बाय रिचर्ड in 1792 to 94। हमारे इस बुक में 2 डेट्स बताई गई है, एक 2 डेट्स दी मेंशन की गई है, एक है 92 और दूसरी है 94। दिस लॉ वाज गिवन बाय रिचर्ड इन 1792 टू 94। उसका मतलब है कि 92 और 94 के दरमियान किसी मंथ में दी गई है। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट, when two different elements separately combined with fixed mass element, the proportion in which they combine either same or multiple or some simple multiple it of it। इस लॉ की स्टेटमेंट हमें क्या बोलती है? When two different elements separately combine with fixed mass element, जब 2 मुख्तलिफ एलिमेंट किसी भी तीसरे ऐसे एलिमेंट से कंबाइन हो, बाय केमिकल रिएक्शन की मदद से कंबाइन हो, जो फिक्स्ड मास हो, जिसके पास फिक्स्ड मास हो, जो द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन, जो प्रोपोर्शन है, जो प्रोपोर्शन का मतलब है हिस्सा, जो हिस्सा वो जिस हिस्से में वो कंबाइन हो रहे हैं, आइदर सेम द मास, मैं यहाँ पे द मास लिखना भूल गया, द मास आइदर सेम और सम सिंपल मल्टीपल ऑफ इट, या वो जो मास होगा उनका जो मास होगा या वो सेम होगा या वो मल्टीपल होगा। कैसे? आइए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। एक है हमारे पास मीथेन CH4, एक है हमारे पास वाटर H2O। ये 2 हमारे पास, इससे जाहिर है हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनमें से 2 सेपरेटली कंबाइन हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन से भी बॉन्ड बनाकर अपना कंपाउंड बना बैठा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाकर अपना कंपाउंड बनाकर बैठा है। अब यहाँ पर 2 एलिमेंट्स बचते हैं जिनका कंपाउंड नहीं है, एक है कार्बन और दूसरा है हमारे पास क्या? ऑक्सीजन। ये क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हमें स्टेटमेंट क्या बोलती है? व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स सेपरेटली कंबाइन विद फिक्स्ड मास, ये दोनों जो एलिमेंट्स है वो सेपरेटली कंबाइन हुए हैं
इनमें से इन दोनों में से किसी का भी एक का मास से फिक्स्ड होगा, सही है। द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन, जिस प्रोपोर्शन में वो कंबाइन हो रहे हैं या तो उनका जो मास होगा वो सेम होगा या वो मल्टीपल होगा। आइए हम अब देखते हैं इनका जो मास है वो सेम है या वो मल्टीपल है। कार्बन का एक एटम है, उसका जो एटॉमिक मास आएगा वो 12 होगा, और हाइड्रोजन के 4 एटम्स है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो उस वजह से हम यहाँ पे 4 लिखेंगे। यहाँ पे हम इनको दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, ये इनका क्या होगा 3:1। अब आइए यहाँ पे इस जगह पर वाटर पर हम आते हैं। वाटर पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर 1 है। और ऑक्सीजन कितना है 16 है, उसका एटॉमिक नंबर 16 है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है तो हम यहाँ पर 16 लिखेंगे। हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे 1:8। 2 का टेबल यहाँ पर भी 1 मरतबा और यहाँ पर 8 मरतबा, ठीक है। अब हम आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पर। कार्बन का यहाँ पर एक एटम है, उसका एटॉमिक मास होगा 12, और ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 एटम्स है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2:16, ठीक है। 12:2:16 32। अब हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। 4 का टेबल यहाँ पे लगता है 3 टाइम और यहाँ पे लगता है 8 टाइम, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो स्टेटमेंट हमें बोलती है कि 2 एलिमेंट आपस में सेपरेटली कंबाइन हो गए, बट जब वो अपनी जो उनका प्रोपोर्शन होगा, जिस प्रोपोर्शन में वो कंबाइन हुए हैं, या तो वो सेम होगा या वो मल्टीपल होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इन दोनों का इनका जो रेशो है वो मल्टीपल है या सेम है। यहाँ पर भी कार्बन का 3 है, यहाँ पर भी कार्बन का 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 80 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 8 है। इससे क्या शो होता है, इससे शो होता है ये सेम रेशो में है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 पे, वो भी सेम वे से है। वो क्या है, एक हमारे पास है कंपाउंड, कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा हमारे पास कंपाउंड है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन एक तो सल्फर के साथ पी बॉन्ड बनाकर और अपना कंपाउंड बनाकर बैठा है, और जो कार्बन और ऑक्सीजन सल्फर के साथ साथ कार्बन के साथ भी बॉन्ड बनाया है और अपना कंपाउंड बनाकर बैठा है। तो अब यहाँ पर हमें एक ही कंपाउंड है जो है कार्बन सल्फाइड डाइसल्फाइड, जो यहाँ पर नहीं है, जो है कार्बन और सल्फर का कंपाउंड, कार्बन डाइसल्फाइड। अब आइए कि हम इसके जो कंपाउंड्स हैं उनको हम सिंप्लीफाई करें और हम ये जाने कि इनमें जो रेशो निकलेगा, जिस प्रोपोर्शन में वो कंबाइन हुए, या वो सेम है या वो क्या है, मल्टीपल है। अब हम देखेंगे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, और यहाँ पर एक ही कार्बन है। और यहाँ पर आए देखें ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 16, और यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 2 × 16, 12 सेम रखेंगे हम, रेशो की साइन देंगे, और 2 × 16 कितना हुआ, 32। अब हम 12:32 को सिंप्लीफाई करें। 4 का टेबल यहाँ पे लगेगा 3 मरतबा और यहाँ पे लगेगा 8 टाइम। ये जो इनका रेशो निकला वो कितना निकला, कार्बन डाइऑक्साइड का ये निकला 3:8। अब आए हम सल्फर डाइऑक्साइड का निकालते हैं। सल्फर का यहाँ पर एक एटम है और उसका जो एटॉमिक मास है सल्फर का वो है 32। ऑक्सीजन का यहाँ पर भी सेम वे से, ऑक्सीजन का 16 एटॉमिक नंबर है और एटॉमिक मास है सॉरी, और जो 2 इसके एटम्स है। अभी आइए हम इनको सिंप्लीफाई करें। पहले हम इनको सिमेट्रिकल वे में रखें। 32 यहाँ पे हुआ, 2 × 16 कितना हुआ, 32। आप तो कहेंगे यहाँ पे 32 का मैं टेबल लगा लूँ, पर मुझे इस स्टेट को देख कर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी वैल्यू है, 8 है। उसी वजह से मैं यहाँ पर भी 4 का ही टेबल लगाऊंगा, जो दोनों का आंसर आएगा 8:8। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं हमारे तीसरे कंपाउंड पर, जो है कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन का यहाँ पर भी एक एटम है और उसका एटॉमिक मास कितना है, 12,
सल्फ़र का जो एटॉमिक मास है वो है 32 और यहाँ पर इसके कितने एटम्स है, 2 एटम्स है। सेम वे से 12 रेशो 2 इंटू 34 कितना होगा, 64। अब हम इसको 2 का टेबल पहले लगाएंगे, वो होगा 6 2 6 और 2 6 12 और 2 का टेबल यहाँ पे लगेगा 3 टाइम 6 2 2 4, यहाँ पर होगा 6:32। और ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, यहाँ पर फिर से हम 2 का टेबल लगाएंगे 2 3 6 2 16 32। यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर कार्बन का जो मास आया है, जो रेशो आया है वो आया है 3, वो तो यहाँ पर भी 3 है, वो कांस्टेंट है। और यहाँ पर आप बोलेंगे कि सल्फ़र का जो रेशो आया है वो आया है 16, बल्कि यहाँ पर जो सल्फ़र का रेशो आया है वो 8 है। यही बात है, ये मल्टीपल रेशो शो करता है। इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है, व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन विद फिक्स्ड मास, जब 2 मुख्तलिफ एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन हो गए किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जिसके पास फिक्स्ड मास होगा, द प्रोपोर्शन इन विच दे कंबाइन, जिस प्रोपोर्शन के तहत वो कंबाइन होंगे, द मास आइदर सेम और सेम सिंपल मल्टीपल, जिसमें वो जो उनका जो मास होगा या वो सेम होगा या वो मल्टीपल होगा। यहाँ पर क्या है, 16 क्या है, मल्टीपल है। 16 किसका मल्टीपल है, 8 का। वो कैसे, 8 + 8 कितने हो गए, 16। ये जो मैंने एग्जांपल दिया है, मैंने ये आपको दिया है मल्टीपल रेशो का। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। थैंक्स।